हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ IAS में स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के लिए चर्चा करूंगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 33। आज हम लोग मध्यकाल में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है मुगल काल में स्थापत्य कला। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में। आज हम मुगल काल की स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम मुगल काल के स्थापत्य कला की जो विशेषताएं हैं उन सारी चीजों को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय में कौन कौन सी संरचनाएं किस किस के काल में बनी और उनकी खास विशेषताएं क्या है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो आप सारे कर लेंगे और फैक्चुअल भी जितने हो सकते हैं उतने सब करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 33, मुगल काल में स्थापत्य कला। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। एवरीबॉडी वेरी वेलकम्स यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन, 2024 के लिए टारगेटेड और 2025 के लिए 26 के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए भी एक हमारा इवनिंग में P2I बैच लॉन्च किया जा रहा है 22 तारीख से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही लिमिटेड समय बचा हुआ है। 22 तारीख से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में शाम को 6 बजे। इसमें 3 घंटे पर डे की आपकी क्लास होगी और इसका जो टारगेट है वो 2024 को विशेष तौर पर ध्यान में रखा कर किया गया है। और जो लोग 2025-26 में देना चाहते हैं उनके लिए इसमें इसी पेमेंट में आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दे दी जाएगी, यानी अगले साल के लिए इसमें आपका रिन्यू कर दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और ये बैच दोस्तों आपके हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इसकी जो फीस है, जो 70,000 पहले रखी गई थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, कोई बढ़ाया नहीं गया है। उतनी ही फीस आपकी लगेगी 29,999 रुपये और आपको कोड इस्तेमाल करना होगा MK Live, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 22 तारीख शाम को 6 बजे इवनिंग बैच। ओके, चलिए मुगल काल में स्थापत्य कला की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य कला है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला धीरे धीरे विकसित होती चली गई। यानी प्रारंभिक चरण में जो तुर्की लोग आए, मुस्लिम लोग आए, उन्होंने भारतीय मंदिर और अन्य संरचनाएं जो थीं उनको तोड़ करके अपनी बिल्डिंगों का निर्माण किया और उसमें कोई भी इस्लामिक परंपरा नहीं थी। बाद में जाकर के खिलजी और उसके बाद में हम देखते हैं क्रम से इस्लामिक परंपराओं का प्रयोग होना शुरू हुआ, विशेषकर गुंबद का, ठीक है ना, और आपके मेहराब का, ठीक, ईंटों का, और उनकी ज्यामिति संरचना से लेकर के कुरान की आयतों का सुलेख और अरवस्क विधि का। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में एक इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला विकसित हो चुकी थी। लेकिन मुगल जो हैं, मुगल शासक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तुर्की शासकों से बिल्कुल अलग थे। इनकी सोच, इनके विचार, उनकी दूरदर्शिता सब कुछ अलग थी। यही वजह है कि इन्हें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में शामिल नहीं किया जाता। हम चाहते तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के जो 5 खंड हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, उसके बाद हम मुगल भी पढ़ सकते थे। लेकिन इस टॉपिक को बिल्कुल ही अलग पढ़ा जाता है क्योंकि इस काल के जो शासक हैं वो अपने नाम के साथ में सुल्तान वगैरह नहीं लगाते, वो बादशाह कहते हैं अपने आप को, और वो किसी खलीफा को नहीं मानते। वो अपने अनुसार इस्लाम की जो मूल बातें हैं उनको तो मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो सूफी संतों ने नई जोड़ी हैं, नई परंपराओं को अपनाया है, उदार परंपराओं को, उसमें उनको भी उन्होंने अपनाया। खासकर दिल्ली सल्तनत की तुलना में मुगल शासकों पर सिया धर्म का और सूफी संतों का विशेष प्रभाव है। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत की तुलना में मुगल शासक थोड़े उदार और दूरदर्शी और विस्तृत सोच वाले शासक हैं, ध्यान रखना। इसीलिए उन्होंने अपने समय में सभी धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत
अकबर के समय हुई और लगभग सभी ने उनको अपने साथ रखा, अपने प्रशासन में भागीदार बनाया। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन में भागीदार नहीं बनाया दोस्तों, बल्कि उनकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं उन सबको अपनाया भी। यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति को और विस्तार दिया। ओके, विस्तार दिया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत की जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला थी, इंडो इस्लामिक जो शैली थी दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें उन्होंने नई चीजें और भी जोड़ी, पहले से चली आ रही थी। इसलिए मुगलों की जो शैली है, ध्यान रखना, उसे मिश्रित कहते हैं, मिश्रित शैली भी कहते हैं, क्योंकि इंडो इस्लामिक तो है ही है। इसके अलावा अफगानिस्तान की एक जो नई शैली थी, विशाल चबूतरा, यानी कि बिल्डिंग बाद में बनाएंगे, पहले बिल्डिंग को ऊंचा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो कि आप ताजमहल में देखते हैं। यानी कि ताजमहल देखने के लिए नीचे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तब उसके प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, तब जाकर के कहीं उसका ऊपर का स्ट्रक्चर समझ में आता है। ये अगर देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये रहा, ये है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, आप यहां से जाते हैं और जाकर के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, फिर आप ऊपर यहां खड़े होते हैं, तब जाकर के बिल्डिंग दिखाई देती है। ये विशाल चबूतरे की जो अवधारणा है दोस्तों, ये आपके इसी समय की है, ठीक है ना। भव्य प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार का कंसेप्ट आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, बड़े बड़े गेट हैं, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो आप ये देख लीजिए, ये आपका फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। ये मुगलों की शैली, भव्य शैली, देखिए कितना बड़ा गेट है, कितना बड़ा गेट है, सोचिए ना, जरा से आप यहां पर हैं और दरवाजा, गेट इतना बड़ा बनाया गया है अंदर जाने के लिए, बुलंद दरवाजा। इसीलिए भव्य शैली, भव्य प्रवेश द्वार का कंसेप्ट भी यहीं से आया, ठीक है ना। दूसरा, ईरान की शैली, इसके बाद इन्होंने ईरान की परंपरा को अपनाया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये मैं बता रहा हूं ना, ये जो विशेषताएं हैं आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेंगी। इनको आप ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के लिए आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर मुगल स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं तो ये विशेषताएं आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन सी शैली हमने कहां कहां से अपनाई थी, ठीक है ना। तो देखेंगे ईरान में, ईरान की शैली क्या है, गुंबद और मेहराब का मिश्रण, जिसे हम कहते हैं अर्ध गुंबद। बोले कि ये अर्ध गुंबद का कंसेप्ट कहां से आ गया, कैसे आ गया, कैसा होता है। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया कि मेहराब तो आप जानते ही हैं, मेहराब कैसा होता था, ये मैं आपको दिखा देता हूं, समझ लीजिएगा। ये देखिए, ये है आपका गुंबद, ये रहा, ठीक। और यहां पर जब आप एंट्री करते हैं तो यहां पर आपका होता है, गेट पर आपका मेहराब। ये दो संरचनाएं होती थी, ये मेहराब है और ये गुंबद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर में गेट के साथ ही उन्होंने एक नई परंपरा बनाई कि उन्होंने अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर ही उन्होंने, सोचिए, आधा गुंबद इसके अंदर ले लिया और नीचे मेहराब भी बना दिया। यानी कि दरवाजे पर ही अंदर से गुंबद बनाते हुए ले आना, खाली गेट नहीं, गुंबद बनाते हुए ले आना, इस तरीके से, यूं। इस तरीके से अंदर ही अंदर, यानी कि अंदर घुसेंगे तो आपको ऊपर ऐसा लगेगा जैसे कि आपने पूरी बिल्डिंग को आधा काट दिया है। यानी कि इसको हम अगर आधा काट दें यूं और इसके ऊपर दीवार खींच दें तो आपको कैसा लगेगा, यहां से अंदर की तरफ पूरा का पूरा इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से यो करके आप देखेंगे तो आपका गेट अंदर घुसने का इतना चौड़ा गेट हो जाता है और उसके अंदर आर पार जाने के लिए छोटा सा रास्ता यहां से है। इसका नमूना आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए,
ये जो आपका अंदर वाला जो पोर्शन है ये आधा गुंबद है, यानी कि दीवार के अंदर ही कमरे को ही इतना बड़ा बना दिया गया है कि अंदर से आधा गुंबद है और गेट का गेट भी है। तो मेहराब और गुंबद दोनों परंपरा हैं, इसी को कहते हैं अर्ध गुंबद। और ये शैली मुगलों के समय की है। और ये शैली कहां से आई? ईरान से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बताने जा रहा हूं ईरान से। अर्ध गुंबद, नहर और फव्वारों का प्रयोग, जो आप बाग बगीचे हैं ये देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं। नहर मतलब ये पानी का जो जो बह रहा है झरना टाइप का, वो ये है। साथ के साथ यहीं पर आपके जगह 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 बीच में क्या बने हुए हैं? फव्वारे बने हुए हैं। फव्वारों से पानी बह निकलता है और कैनाल टाइप की बनाई हुई है। क्लियर? तो ये सारी जो कंसेप्ट है, बाग बगीचे हुए सारी चीजें, ये जो देख रहे हैं आपके चार बाग शैली, 1 2 3 4, चार बाग शैली कहते हैं इसको, ये भी ईरान की परंपरा है। क्लियर है? तो ये ईरान की परंपरा है। प्लेटफॉर्म आपका अफगानिस्तान का है। और यहां से जब आप एंट्री करते हैं तो विशाल गेट बना हुआ है। ताजमहल में कभी आप जाएंगे तो आप यहां से जब एंट्री करते हैं तो सोचिएगा, वो भी आपको विशाल गेट दिखाई देता है, वो भी आपकी अफगान की परंपरा है। ठीक है ना? अब इन्होंने उसके बाद राजपूतों की शैलियों को भी अपनाया, जैसे उनकी छतरियों का प्रयोग, मंडप है, झरोके हैं और संगमरमर, इन सबको भी अपनाया गया। ठीक है ना? इसको मैं दिखा देता हूं, ये देखेंगे संगमरमर का प्रयोग, ताजमहल संगमरमर का, ये राजपूतों की शैली। ऊपर ये जो बनी हुई हैं, ये जिनको हम बुर्ज या कहते हैं, उसी तरीके से ये बुर्ज, जब इसी को थोड़ा सा आकार बड़ा कर लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं छतरियां। यस, ध्यान रखिएगा, छतरियां कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं अभी। ये देखेंगे ऊपर ये बनी हुई है, ये छतरियां टाइप की बनी हुई है, यही है छतरियां। यस, ओके। ये सफेद संगमरमर का प्रयोग। क्लियर है? तो ये जो बने हुए हैं, ये छतरियां ऊपर जो विशाल तरीके देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी जो हैं, ये बड़ी वाली जो बुलंद दरवाजे के ऊपर, ये छतरियां हैं। और ये है आपके झरोके, जहां से खड़े होकर के आप बाहर झांक सकते हैं, खिड़की नुमा झरोके। ये साइड में देखेंगे तो ये रहे साइड में झरोके, ये रहे, यानी कि आप यहां से चढ़ करके ऊपर पहुंच जाएंगे और पहुंच करके अंदर से आप यहां से खिड़की से झांक सकते हैं। क्लियर है? बात क्लियर? एवरीबॉडी प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो इसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, इमेज को देखिए, समझिए, यही सारी चीजें हैं। ठीक है ना? और इस तरीके से इन्होंने, मुगलों ने ईरान की, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की सारी परंपराओं को मिला करके एक, कहा जाए कि सही मायने में एक हिंदुस्तानी परंपरा को विकसित किया। और वैसे भी हमारी भारत की जो सनातनी संस्कृति, सनातनी परंपरा है, और जो भारत की जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वो ये है कि वह अपने अंदर सारी, जितनी भी कोई भी चीज आ जाए उसको अपने अंदर समेट लेती है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वो अन्य संस्कृतियों की चीजों को भी अपने अंदर समा लेती है, अपना बना लेती है। ध्यान रखिएगा, ओके? ये पॉइंट है, बड़े काम के हैं दोस्तों। इस तरह की चीजें आप सोचिए और एग्जाम में लिख करके आइएगा, नंबर मिलते हैं इनमें। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि इस काल की विशेषताएं क्या हैं। ध्यान रखिएगा, इस काल की, जो मुगल काल की जो स्थापत्य कला है, उसकी विशेषता यह है कि पहली बार इन्होंने एक नियोजन की परंपरा को अपनाया। यानी कि पहली प्रॉपर तरीके से किसी भी स्थापत्य को बनाना है तो क्या करना है? प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है। ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि पहले सोचना है, बनाना है, कैसे कैसे इसको बनाना है, किस तरीके से बनाना है। पहली बार दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं था। दिल्ली सल्तनत कह दिया कि ये पहाड़ी है, इस पर जाकर बनाना शुरू करो, तो वो बनाना शुरू कर देते थे। राजा, महाराजा, शासक, सुल्तान, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कारीगर बना रहा है, मिस्त्री बना रहा है, ठीक है, ओके, कभी कभार घूमने गए तो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक,
लेकिन यहां पर मुगल शासक उसमें देख रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं और उसमें जो सुझाव हैं सारी चीजें वो दे रहे हैं, यानी प्रॉपर तरीके से प्लान करने के बाद, ठीक है ना। दूसरा, इसमें पहली बार कंसेप्ट अपनाया गया मॉडल का, यानी कि पहले एक स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखा दीजिए मॉडल मेरी टेबल पर, कैसा दिखेगा जब मैं बनवाऊंगा। तो स्केच, स्केच कह लीजिए या पूरा का पूरा थर्माकोल से बना हुआ मॉडल कह लीजिए। हालांकि उस समय थर्माकोल नहीं चलता था, जिससे भी बनाते हो, लकड़ी से बनाते हो, कैसे बनाते हो, लेकिन वो बना करके दिखाया सारी चीजें की। उसमें मुगल बादशाह जाकर के उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तरह से करिए। इसी का आपका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूं। यह है आपका ताजमहल। सोचिएगा, ये देखिएगा, यहां पर बीच में बना हुआ है प्लेटफॉर्म, जहां पर खड़े होकर के आप क्या करते हैं, बीच में फोटो खिंचाते हैं। ठीक, आपके ये रहे, इधर है, इधर है, यानी एक तरीके से देखेंगे तो यहां पर ये आपका स्ट्रक्चर है, यहां पर ये रहे आपका स्ट्रक्चर, यहां से भी आपका जा रहा है, ये भी आपका आना जाना है, ये भी आपका जाना है, ये भी आपका आना जाना है। तो ये जनरली चार बाग शैली के अंदर चार भाग बनते थे, उसमें बीच में स्ट्रक्चर बनाया जाता था। लेकिन इन्होंने सोचा कि चार बीच में बना करके ताजमहल ऐसे कैसे होगा, ये सुंदर नहीं दिख रहा, चारों तरफ से हम दीवार खींच देंगे, कर देंगे, अन्य उसकी तरह हो गया। तो इन्होंने बीच में प्लेटफॉर्म तो रहने दिया, लेकिन ताजमहल को लेके गए कहां पर, यहां पर। बोले यहां पर लेके आइए। बोले ओके, चलो ठीक है। बोले कि यहां पर लेके आ रहे हैं, तो ताजमहल यहां बना तो दिया, सारी चीजें हो गई। बोले व्हाइट कलर का है, सारी चीजें हैं, और पीछे यमुना नदी बह रही है, पीछे आपके हरियाली बाग हैं, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा भाई। ना ना ना, इसको और अच्छे से देखो कि रिफ्लेक्शन आना चाहिए। ताजमहल की सुंदरता तब दिखेगी जब किसी से इसकी तुलना करेंगे। इसीलिए इनके बराबर में दो संरचनाएं बनाई गई रेड कलर की। ये देखिए, ये दो संरचनाएं रेड कलर की बनाई गई, तब बीच में ये दिखाया गया। और इसकी ऊंचाई चौड़ाई सब प्रॉपर तरीके से मेजर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से, तब बनेगा एक प्रॉपर मॉडल। देखने में ऐसे लगे कि हाँ वास्तव में अब है। और आगे से एंट्री करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो इसमें प्लेटफॉर्म ऊंचा रहेगा, जमीन जो है वो नीची रहेगी, सारी चीजें। जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री से उसका व्यू अलग आना चाहिए, ठीक है ना। जब हम एंट्री करेंगे तो साइड की बिल्डिंगें नहीं दिखनी चाहिए, केवल ताजमहल इतना दिखना चाहिए उस गेट से। यस, तो ये मॉडल था कि जब हम मेन गेट पे घुसे तो घुसते ही सामने ताजमहल दिखाई दे और नीचे गार्डन हमको बिल्कुल दिखाई ना दे, बिल्कुल ना दिखाई दे, सिर्फ उतना ही ताजमहल। और सबसे खूबसूरत ताजमहल जब आप एंट्री करते हैं गेट से, पहली बार जब घुसते हैं, सोचिएगा, जब पहली बार ताजमहल दिखाई देता है जिस गेट से, यहां पर गेट है, वहां से जब देखते हैं पहली बार, तो ताजमहल बिल्कुल पास में यूं दिखाई देता है, और नीचे का जो पार्क है वो नहीं दिखाई देता, ना ही ये प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, कुछ नहीं, केवल ताजमहल यूं दिखाई देता है। जैसे ही आप सीढ़ियों से अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे, तो जैसे जैसे अंदर दरवाजे से घुसते चले जाएंगे, समझ लीजिए ताजमहल उतना ही दूर होता चला जाता है। फिर ये सारी चीजें ऐसे लगता है जैसे कि साइड से खिंचती आ रही हो यूं, ताजमहल पीछे जा रहा है और बिल्डिंग साथ में आती जा रही है। और यहां से देखेंगे तो पूरा ताजमहल दिखने लगता है, और ये दूर दिखता है, फिर स्टार्टिंग में बिल्कुल पास में दिखता है, और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो दूर होता चला जाता है। ये है मॉडल, ये व्यू है, यहीं से इसकी खूबसूरती दिखती है, असली चीज है। यस, समझिएगा, अगर ये दोनों बिल्डिंग ना होती, सोचिएगा, तो क्या इसका जो सौंदर्य है क्या उतना दिखता? सोच के देखिएगा, दिखता नहीं दिखता। बोले होगी बिल्डिंग और मकबरों की तरह होगी, कुछ तो खास बात है ना इसमें, यही चीज है। इसलिए पहली बार मॉडल का कंसेप्ट आया। इनमें पहली बार भव्यता और सौंदर्य, यानी कि विशाल तो होंगे ही होंगे, भव्य होंगे, ठीक है ना, लेकिन सुंदरता भी उतनी ही होनी चाहिए। ध्यान रखना, सुंदरता भी उतनी होनी चाहिए। खाली सफेद संगमरमर का मतलब नहीं है, बल्कि उस संगमरमर पर उसकी खूबसूरती उकेरी जाए, सिंपल, सोवर और बेहतरीन, ये उकेरी जाए।
ये मुगल काल की पूरी सब जगह दिखाई देती है। चाहे अकबर का मकबरा देख लीजिए, सुंदर दिखता है, सिंपल दिखता है, ठीक है ना। किसी का भी देख लीजिए, एतमाद-उद-दौला का देख लीजिए, सुंदरता की चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदरता ताजमहल में, ठीक है ना। दूसरा, इसमें इसी पीरियड में दार्शनिकता का कंसेप्ट आया गया। अकबर के समय में पंचमहल का कंसेप्ट आया, उसमें भी दार्शनिकता, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, ठीक है ना। बौद्ध स्थापत्य कला, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, ठीक है ना। सारी चीजें हैं। शाहजहां के समय में ये अपने आप में एक दर्शन है, प्रेम का दर्शन, सूफी दर्शन, इसको माना जाता है। केवल जो लोग इसको केवल बिल्डिंग के तौर पर देखते हैं उनके लिए भी सुंदर है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएंगे। और जो दर्शन के हिसाब से देखेंगे, खूबसूरती के हिसाब से, सूफी परंपरा के हिसाब से समझेंगे, प्रेम के हिसाब से समझेंगे, तब लगेगा कि यार ये वास्तव में नमूना है, रियली में अल्टीमेट है, ठीक है ना। और इसी काल में देसी और विदेशी कलाओं का मिश्रण हुआ। पहले जो दिल्ली सल्तनत में था उसमें वो अपने आप से लेकर के आए और धीरे धीरे मजबूरी में उनको अपनाया, मजबूरी में अपनाया, क्योंकि वो अपनी परंपरा वाली स्थापत्य में ही रह सकते थे, उसको बना सकते थे। लेकिन इन्होंने विदेशियों को और देसी परंपराओं को जानबूझकर अपनाया। जहां से जो सुंदर हो सकता है उसको अपनाइए, उसको बनाइए, उसका निर्माण कीजिए। तो कुल मिलाकर के मुगल स्थापत्य कला रियली में एक आकर्षक, सुंदर, बेहतरीन स्थापत्य कला का युग है। और यही वजह है कि इस पीरियड में आपको सारी संरचनाएं देखेंगे तो आपको मन करेगा कि रियली में अल्टीमेट है। यस, देखिएगा, ताजमहल के लिए तो मैं कहूंगा एक बार देखिए, और सबसे खूबसूरत ताजमहल किस जगह से दिखाई देगा वो आप मुझे बताइएगा। यस, ठीक है ना। इसको मकबरे के तौर पर मत देखिए, आप देखिए, आपकी अपनी धरोहर है, कोई कुछ भी कहे, हमारे देश की है, हमारी अपनी धरोहर है। बाकी हिंदू मुस्लिम कौन कहता है, क्या कहता है, कैसे कहता है, उसको अपना जाने दीजिए। लेकिन अगर अपने देश में है, अच्छी चीजें दुनिया देखने आती है, तो एक बार आप भी देखिए, आप भूल जाएंगे रियली में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर, साउथ इंडिया के मंदिर नहीं है, बहुत अच्छे हैं, वो इससे भी सुंदर हैं, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, अब बात आती है कि मुगल काल में स्थापत्य कला का विकास किस 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 समय हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, मुगल काल में स्थापत्य कला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी के समय में हुआ। जिसको जितना समय मिला, जिसके पास जितने संसाधन थे, जैसे संसाधन थे, उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से स्थापत्य कला का विकास किया, सबने किया। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो आप देखेंगे बाबर का स्थापत्य कला, ठीक है ना। बाबर को आप लोग अच्छे से जानते हैं, बाबर को बहुत लंबा समय नहीं मिला, बाबर को बहुत लंबा समय नहीं मिला, लगातार युद्ध होते रहे, और युद्ध जैसे ही खत्म हुए उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये जो संरचना है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपकी आराम बाग, जिसका निर्माण बाबर ने किया था। आराम बाग, यमुना नदी के किनारे आराम बाग नामक बिल्डिंग का निर्माण किया। पहले इसको यहीं दफनाया गया, बाद में यहां से इसकी कब्र खोद करके काबुल ले गए, काबुल कंधार, ठीक है ना, वहां ले गए। तो बाबर ने यहां पर 2-3 चीजें ही बनाई थी, ज्यादा उसको समय नहीं मिला। एक तो थी पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, एक ये। दूसरी बनाई उसने संभल की जामी मस्जिद, ठीक है ना, ध्यान रखना, संभल की जामी मस्जिद, ठीक। और तीसरा आगरा में आराम बाग, आराम बाग का निर्माण किया, जो मैंने आपको दिखा दिया कि यह संरचना है, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर है। यूं मुड़ते हुए जाते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर पर है। बनाया इसलिए था कि यमुना नदी जैसे जैसे मुड़ती है, वहां से उसकी हवा
इसकी तरफ टकराती है, तो हवा नदी के पानी के ऊपर से जब हवा टकराते हुए आती है तो सोचिए पूरी बिल्डिंग गर्मियों में भी बहुत ठंडी रहती है, बहुत अच्छा लगता है वहां पर। यस, इसीलिए उसने बनवाया था उसको। हालांकि उसको रहने का मौका नहीं मिला। आरामबाग, पहले इसको नूर अफगन कहते थे, नूर अफगन, क्योंकि यहां पर पहले अफगान के जो शासक थे लोदी वगैरह, उन्होंने कुछ बनवाया था। सिकंदर लोदी ने छोटी सी संरचना बनवाई थी, लेकिन बाद में प्रॉपर तरीके से इसको डेवलप किया था बाबर ने। ठीक है ना। तो ये 3 संरचनाएं इसके समय की हैं। बाकी कोई खास इस समय कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि समय नहीं मिला उसको। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो हुमायूं। हुमायूं के समय में भी देखा जाए तो हुमायूं के समय में कोई खास चीज नहीं थी, समय उसको भी नहीं मिला। हुमायूं ने केवल और केवल सोचिए पुराने किले में एक ही संरचना बनवाई, और वो थी दीन पनाह बिल्डिंग, जहां से गिर करके वो खुद मर गया। दीन पनाह भवन, इसका निर्माण करवाया, सिर्फ दीन पनाह पुराने किले के अंदर, जिसकी पुस्तकालय से गिर करके वो मर गया, क्योंकि इसको भी समय नहीं मिला। आया, पहले तो यहां शासक बना, उसके तुरंत बाद शेरशाह सूरी ने हरा दिया। ठीक, उसके बाद भाग गया ईरान में, ईरान से लौटा, और लौट करके जैसे ही उसने दिल्ली की सत्ता अपनाई, सोचिए उसके साल भर नहीं गुजरा, वो वहां पर सीढ़ियों से गिर के मर गया। तो इसलिए उसको समय नहीं मिला। लेकिन इसका अपना खुद का एक मकबरा है, जिसे हम हुमायूं का मकबरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा। और यह मकबरा अकबर के समय बनवाया गया, अकबर के समय में। और यह बनवाया था हुमायूं की जो कहा जाए बहन है, बेटी है, क्या नाम है उसका, हमीदा बानो बेगम, उनकी वाइफ, सॉरी, ठीक है ना, वाइफ है, क्या नाम था उनका, हमीदा बानो बेगम। यस, जिसको हम क्या कहते हैं, हाजी बेगम, हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, उसने इसको बनवाया। हाजी बेगम, सॉरी, हमीदा बानो नहीं, हाजी बेगम, हमीदा बानो नहीं, उसको दिमाग से हटा दीजिए, हाजी बेगम ने। और ये इसे हम क्या कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी। ठीक है ना, ठीक है ना, हाजी बेगम, इसके बनवाया गया, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है, दिल्ली में है, और बिल्कुल ताजमहल का व्हाइट कलर का है, ये ऐसा है। इसमें भी आप ऊपर चढ़ के जाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे, तो अगर इसकी मीनारें वगैरह और होती प्रॉपर तरीके से, तो बिल्कुल ताजमहल ही दिखता। स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी की तरह है। ये नीचे बिल्डिंग है, इसके ऊपर जाएंगे, ऊपर आपका प्लेटफॉर्म है, बिल्डिंग है, संरचना है, सेम ताजमहल की तरह ही। सोचिएगा, वही गुंबद, वही दोहरा गुंबद, वही सारी चीजें, वही छतरियां, उस तरह से, बस आपकी क्या नहीं है, मीनारें नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए इसको पूर्वगामी कहा जाता है। और व्हाइट मार्बल का नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल का होता तो ऐसा लगता जैसे ताजमहल ही यही है। ओके, ये खास बात है इस पीरियड की, इस भवन की। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार विशाल चबूतरा बनाया गया, उसके ऊपर को बनाया गया है, इसका संरचना बनाई गई जैसा कि ताजमहल में किया गया है, सेम वही है। ठीक ना, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर बीच बीच में देख रहे हैं ना, संगमरमर बीच बीच में, और ऊपर गुंबद तो संगमरमर का है ही। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये देख रहे हैं आप फव्वारे वगैरह जो हैं, फव्वारे यहाँ पे भी बनाए गए थे। इसमें भी चारबाग शैली जैसी संरचना का उपयोग किया गया है। दिल्ली जाइए और हुमायूं का मकबरा जरूर देखिए एक बार। ठीक, दूसरा आता है इसके बाद में मुगल काल में अकबर का समय। और अकबर का समय जो है, ध्यान रखिएगा, ये स्थापत्य कला का भव्यता और सौंदर्य
दोनों पर फोकस किया गया, भव्यता और सौंदर्य दोनों पर विशेष फोकस किया गया। ध्यान रखना, इस समय मूलतः इस्तेमाल किया गया है लाल बलुआ पत्थर का। किसका? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। एक एक विशेषताओं को याद कर लीजिए, ऐसी तरह से इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं कि अकबर के समय की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यस, ये रहे 1 2 3 4। फिर पूछा जाएगा बताइए कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, या कितने क्वेश्चन कितने स्टेटमेंट सही हैं इसमें। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। एक दूसरा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अकबर ने सबसे पहले 5 किलों का निर्माण करवाया। किलों का, अजमेर, अटक, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर। सबसे बड़ा ये है, ये आपके चंद्राकार स्थिति में है। चंद्राकार यानी कि हल्का सा यूं, क्योंकि यहां जैसे जैसे यमुना नदी घूमती है वैसे वैसे ये हल्का सा टर्न होता है। ध्यान रखना, ठीक। सब, और ये लाहौर का जो है ये सबसे सुंदर है, लाहौर वाला। अजमेर और अटक में भी किले बनवाए, तो सबसे पहले ये बनवाया, ठीक। उसके बाद इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। और फतेहपुर सीकरी अगर आपने नहीं देखी, ताजमहल देखा फतेहपुर सीकरी नहीं देखी, तो समझ लिए फिर आपने कुछ नहीं देखा। ताजमहल की खूबसूरती अपनी अलग जगह है, और फतेहपुर सीकरी की जो संरचना है उसमें आप खो जाएंगे। यस, बहुत ही सुंदर संरचना, बहुत ही बेहतरीन नमूने। और ये जो है ये अकबर के अपने मकबरा जो है उसका है, सिकंदरा में मकबरा है, अकबर का मकबरा। और सब लोग जानते हैं कि ये सिकंदर का जो अकबर का मकबरा जो है बनवाया अकबर ने अपने समय में था, लेकिन इसमें बाद में जाकर के कुछ चीजें जहांगीर ने जोड़ी। यानी कि जो देख रहे हैं अकबर के मकबरे का, ये है मकबरा, और इसमें ध्यान रखना ये जो मीनार हैं, मीनार ये जहांगीर ने लगवाई, जहांगीर ने। और मीनारें सोचिए बिल्डिंग के अलग नहीं है, उसी बिल्डिंग के ऊपर ही बनाई गई है। ध्यान रखना। और ये खास बात क्या है, ये मीनारें जो हैं हल्की सी झुकी हुई हैं। क्या है? हल्की सी झुकी हुई। आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है इस तरह से, बल्कि हल्की सी कर्व लिए हुए हैं। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, हल्की सी अंदर की ओर चारों मीनारें झुकी हुई हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सब लोग, सभी के सभी, अधिकांशतः 80 to 90% लोग ये मानते हैं कि यही अकबर का मकबरा है। जी नहीं दोस्तों, अकबर का मकबरा ये नहीं है। ये तो अकबर के मकबरे के अंदर एंट्री करने वाला पॉइंट है, यानी गेट है ये। ध्यान रखना, इट इज नॉट द टॉम्ब ऑफ अकबर, इट इज द गेट ऑफ टॉम्ब ऑफ अकबर। ये केवल द्वार है, गेट है। और देख रहे हैं भव्य प्रवेश द्वार, ये देखिएगा कितना विशाल है। और ये लोग खड़े हैं जरा जरा से, इतने इतने से दिखाई दे रहा है। और गेट देखिए कितना बड़ा है। और ये जो बने हुए हैं ऊपर, ये बने हुए हैं, यही है छज्जे। यस, इन्हीं को छज्जे कहते हैं। और ये बनी हुई है ऊपर, ये रही आपकी छतरियां, इन्हीं को कहा जाता है मुगल काल की विशेषताएं। ठीक है ना? तो ये क्या है दोस्तों? ये गेट है। तो फिर कहोगे कि फिर मकबरा कहां है? मकबरा अंदर ये रहा, ये है अकबर का मकबरा। यस, ये अकबर का मकबरा है। उसकी मीनारें उसने बनवाई थी जहांगीर ने। और इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला, ये ऊपर वाला संगमरमर वाला पोर्शन, ये भी आपके जहांगीर ने बनवाया। ध्यान रखना, जहांगीर ने बनवाया। और ये भी चारबाग शैली में बना हुआ है। अगर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे आपको बेहतरीन लगता है, बहुत ही बेहतरीन। ये भी इसी तरीके से यूं बना हुआ है। इसमें ये रहा आपका गेट, जहां पर गेट नहीं है, यहां पर आपका गेट है, जहां पर आपकी 4 मीनारें बनी हुई हैं।
इस तरीके से। यहां से आप एंटर करेंगे तो आपको यहां पर पूरा का पूरा बीच में ये रहा आपका मकबरा, बिल्कुल बीच में। फिर आपके आगे रास्ता निकल जाता है, इधर रास्ता निकल जाता है, इधर निकल जाता है, और ये आपके गार्डन है। और इनमें आप देखेंगे जाकर के तो इस समय आपको हिरन चरते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल यमुना का किनारा है, हिरन रहते हैं, सारी चीजें हैं इस गार्डन में, ठीक है ना। आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। और ये है आपका मकबरा। बाकी तो मैंने आपको गेट बता ही दिया, ये रहा, ये है अकबर का मकबरा, बेहतरीन है। और आपको बता दें यही मकबरा था जिसको, सोचिएगा, जाटों ने लूटा था। लूटा क्या था, मतलब यहां से अकबर की कब्र खोद करके अस्थियां निकाल ले गए थे और यमुना किनारे उसका दाह संस्कार किया था। यस, ये मैं आपको बता चुका हूं कौन सा वो शासक था जिसने ये सब किया था। कौन जाट शासक था ये आप लोग बताइएगा। सूरजमल था, चूड़मन था, बदन सिंह था, या कोई और? सोचना। तो ये तो है, सोचिए इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, बाद में इसमें थोड़ा बहुत किसने करवाया? जहांगीर ने। लेकिन असली जो संरचना है 5 किलो के अलावा देखेंगे तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी के समय का विकास। ये देखेंगे, ये है आपका फतेहपुर सीकरी में पंचमहल। ये रहा, 5 तल्ले की बिल्डिंग है, चारों तरफ से कोई दीवार नहीं है, ध्यान रखना। पिलर पर खड़ी हुई पूरी बिल्डिंग है पंचमहल की, और ये पूरी तरह से बौद्ध स्थापत्य कला, बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। और हर पिलर, अब हर बिल्डिंग, हर माला जो है नीचे से ऊपर की ओर कम होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। ये देखेंगे तो ये आपकी जामा मस्जिद का गेट है, जामा मस्जिद का गेट। जब आप गोल, आपके विशाल जो गेट है, बुलंद दरवाजा, उससे अंदर एंटर करते हैं तो अंदर वाला पोर्शन, ये आपका अनूप तालाब है, अनूप तालाब। और अनूप तालाब भी बहुत बेहतरीन है। कैसे बनाया गया? ये भी 4 भाग उसमें स्टाइल में बनाया गया है, यानी कि इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, बीच में बैठने की जगह है, और यहां से इधर से आने का रास्ता है। इस तरीके से परदेश मूवी में इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। गाना है ना वो, हो गया है मुझे प्यार, क्यों दोस्तों? नहीं होना था, नहीं होना था। वो गाना इसी पे बैठ करके संगीतकार इस जगह पे बैठ करके अपना ढोलक मंजीरा बजा रहे हैं, और वो लड़की जो है वो बिल्डिंग के चारों तरफ दौड़ती हुई, घूमते हुए गा रही है। और इसी में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, वो भी फतेहपुर सीकरी में, जो शाहरुख खान और अन्य जो लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो भी वहीं पर चल रहा है। यही अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी का। ये आपकी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। पहले ये लाल पत्थर की थी, बाद में इसे बनवाया था अकबर ने ही, बाद में जहांगीर ने संगमरमर से इसको चेंज कराया। ठीक है ना, ध्यान रखना, संगमरमर से किसने करवाया? जहांगीर ने। पहले व्हाइट मार्बल की थी। ये आपका देखेंगे तो ये है आपका दीवाने खास, दीवाने खास। ओके, क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती हैं। इसी में और भी बिल्डिंग देखेंगे तो ये आपके फतेहपुर सीकरी की हिरन मीनार है। क्या है? हिरन मीनार। इसी के ऊपर खड़े होकर के सोचिए कि अकबर हिरनों को देखता था और उनका शिकार करता था, इसी के ऊपर खड़े होकर के। ये हिरन मीनार है फतेहपुर सीकरी में। ये आपका, ये रहा आपका दीवाने खास, और दीवाने खास के अंदर की संरचना, दीवाने खास की अंदर की संरचना देखिए कितने बेहतरीन नमूना है। पत्थर पर कारीगरी है। अगर सोचिए ये ईंटों पर होती तो नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी लाल पत्थर से बना हुआ है, यानी कि भारतीय संस्कृति से बना हुआ है। बस उसमें कुछ इस्लामिक चीजें भी आ गई हैं। ओके, क्लियर है? ये देखेंगे तो अंदर ये पिलर बना हुआ है, लोग जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, और ये काफी मोटा है। और यहां पर बाकायदा ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर जाकर के लोग खड़े होते थे। अकबर का दरबार जब लगता था तो यहां पर लोग
खड़े होते थे, अकबर आता था, सारी चीजें हैं दीवाने खास में। तो यहां पर देखेंगे बीरबल का महल है, मरियम का महल है, ठीक है ना, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है। ध्यान रखना, ये सारे के सारे महल, सारी चीजें आपके फतेहपुर सीकरी में बनाई गई है। ध्यान रखना, ओके, क्लियर हो गया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, सारी चीजें हैं, सबका बेहतरीन तरीके से विकास किया गया। चलिए, तो आप सभी लोग जो हैं एक चीज ध्यान रख लीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना कि जिन लोगों को 2024 का टारगेटेड बैच ज्वाइन करना है और अपना लक्ष्य बना चुके हैं 2024 के सिलेक्शन के लिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो आप विश्वास करके आप हमारे P2I के इवनिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके 22 तारीख से शुरू हो रहा है। ध्यान रखना, शाम को 6 बजे, एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस मात्र 29,999 रुपए है। कोड इस्तेमाल करना होगा MK लाइव, एवरीबॉडी, ओके। और बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में लॉन्च किया गया है। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो हमने रणनीति बनाई हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लास है, बुक्स मिलेंगी और आप मुख्य परीक्षा का आवासीय कार्यक्रम। 4 स्टेज में इसको डेवलप किया गया है। पहली स्टेज में जनवरी से पहले, अभी से लेकर के हम फाउंडेशन पूरा बैच तैयार करेंगे आपके साथ क्लास में, पूरा फाउंडेशन। उसके बाद सेकंड स्टेज में जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जनवरी से हम टू द पॉइंट प्री परीक्षा के लिए फोकस कर जाएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराना और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करना, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड स्टेज में हम जून से लेकर सितंबर तक मेंस में जाएंगे और मेंस में हम बात करेंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की। उसमें ये जो विशेषता है आप देखेंगे कि हम 4 महीने के लिए आपको, जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे उनको अपने दिल्ली सेंटर पर बुलाएंगे। रहने खाने का इंतजाम, सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई और मेंटरशिप, सब कुछ यहां पर फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, दिन रात करनी है। लाइब्रेरी आपको दी जाएगी, फैकल्टीज प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपको टाइम टू टाइम क्लास देंगे, लेक्चर्स देंगे, सारी चीजें करेंगे। और जो आपके इनकम्प्लीट टॉपिक है उनको प्रॉपर तरीके से पूरा ढंग से कराया जाएगा विद करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और रहने खाने का इंतजाम अपनी तरफ से वो अलग है, वो सब कुछ है इसमें। तो सोचिए, टारगेट है कि आपको जीएस में कम से कम, जीएस में, निबंध में, सारी चीजों मिला करके 50% से ऊपर नंबर लाए जाए। टारगेट तो यही है कि सिलेक्शन ना हो, बल्कि आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो। और ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अपने आप को कम मत आंकिए, बस सही डायरेक्शन, सही दिशा आपके साथ होनी चाहिए, वरना मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन आप लोग जो इतना समय मुझे दे रहे हैं, मेरी क्लास अटेंड करते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आप बार बार बोल रहा हूं, इतना समय दे रहे हैं, इस समय का सदुपयोग कीजिए और इसका फायदा उठाइए। और आप सब सीरियस हैं, तभी मुझे इतना समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पूरा काम करने के लिए, ठीक है ना। और फोर्थ स्टेज आपके अक्टूबर से ही हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखना, 22 जुलाई शाम को 6 PM हमारा बैच लॉन्च हो रहा है और कोड है MK लाइव। आप आराम से इसको ज्वाइन करके बताइए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको और पर्सनल गाइड करूंगा व्यक्तिगत तौर पर। ओके एवरीबॉडी। हाँ, अब बात आती है इसके बाद में मुगल काल में स्थापत्य कला में जहांगीर का क्या योगदान है। जहांगीर का दोस्तों बहुत अधिक योगदान नहीं था, क्योंकि जहांगीर मूलतः जो करता था वो चित्रकला में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा था, उसका चित्रकला में इंटरेस्ट था। लेकिन इसने, सोचिएगा क्या किया था, अकबर के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग करवाया, ठीक है ना। दूसरा, इसके समय में दूसरी चीज एक और हुई कि इसने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को मॉडिफाई किया और सफेद संगमरमर से उसका भी निर्माण करवाया, बाद में दोबारा से मॉडिफाई किया। तीसरा, इसी के समय में इनकी जो वाइफ है नूर जहां, नूर जहां ने अपने पिता एतमाउद्दौला, एतमाद
उद दौला का मकबरा बनवाया। और पहला मकबरा है दोस्तों जो सफेद संगमरमर से, पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसमें पहली बार सोचिए पेट्रा ड्यूरा का उपयोग किया गया है। पेट्रा ड्यूरा का उपयोग किया गया है, यानी इस शैली का, जो राजपूतों की शैली है। पेट्रा ड्यूरा का मतलब होता है सफेद संगमरमर के साथ साथ उस पर पत्थरों में पच्चीकारी करना, कारीगरी करना, उस पर फूल पत्तियां और डिजाइन उकेरना सफेद संगमरमर में। बेहतरीन नमूना है यह। सोचिएगा, जितना ताजमहल खूबसूरत दिखता है सिंपल, उससे कम खूबसूरत ये नहीं है बिल्कुल। ये भी यमुना के किनारे ही है, एतमादुद्दौला, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आता है आपका शाहजहां। शाहजहां का जो समय है, ध्यान रखिए, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। बाकी जितना बताया जाए उतना कम है ताजमहल के बारे में, जितना बताया जाए उतना कम है। और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ताजमहल, शाहजहां ने सोचिए ताजमहल बनवाया आगरा में, ठीक है ना, और क्या बनवाया, लाल किला दिल्ली में, ठीक, और क्या बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में। इसने एक चीज और बनवाई थी, वो थी मोती मस्जिद आगरा में। आगरा में ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद आगरा में। इसी के समय में इसकी बेटी जो जहां आरा है, जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन उसकी शैली की खास विशेषता क्या है दोस्तों? विशेषता यह है कि पहली बार गुंबद के ऊपर यह पत्थर का प्रयोग, पहली बार गुंबद के ऊपर पत्थर का, देख रहे हैं डिजाइन, सफेद संगमरमर का, ये रहे इस तरीके से डिजाइन। तो यानी कि लाल पत्थर, लाल गुंबद पर, गुंबद में संगमरमर का की पच्चीकारी की गई, पच्चीकारी, यस, यानी कि जिगजैग 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 इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए चले जाना। और ये बेहतरीन नमूना है उसकी बेटी जहां आरा ने इसको निर्माण करवाया था, आगरा की जामा मस्जिद का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और लास्ट में आपका औरंगजेब। औरंगजेब को इतना समय नहीं मिला और उसको इंटरेस्ट भी नहीं था इन सब चीजों में, फिर भी उसने अपने अंतिम समय में अपनी वाइफ का की याद में ताजमहल की नकल करने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं बीबी का मकबरा, मकबरा, या राबिया उद्दौरानी का मकबरा। उसकी वाइफ का नाम है राबिया उद्दौरानी का मकबरा, ये रहा। और इसे ताजमहल की नकल कहते हैं, नकल करने की कोशिश की गई औरंगाबाद में, आप समझ लीजिएगा। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बस इसको फूहड़ कर दिया है, इसको कहा जाता है फूहड़ नकल कहते हैं, बिल्कुल यार बहुत बेकार नकल है। कोशिश उसी तरह की गई है, विशाल चबूतरा, बाग बगीचे, फाउंटेन लगाए गए, फव्वारे बनाए गए, सारी चीजें हैं, मीनारें बनाई गई हैं, लेकिन ना तो उतने संसाधन थे, ना उतने अच्छे कारीगर थे, ना उसकी खुद की इतनी अच्छी सोच थी, ना उसके पास इतना समय था। इसलिए जैसा बन सका उसने वैसा बना दिया, लेकिन कोशिश की उसने। ओके दोस्तों, तो ये है आपका दिल्ली मुगल वंश की स्थापत्य कला। और मैं समझता हूं कि इतने में आप लोगों के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारी विशेषताओं के साथ क्लियर हो गए होंगे। बस इसको ढंग से आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बस अच्छे से कवर करिए इसको। ओके एवरीबॉडी, और बाकी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा MK लाइव कोड है ही, जिससे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। प्लस मनोज कुमार 2.0, मनोज कुमार 2.0, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ID है, और ये मेरे मेल ID है manoj.kumar1@studiiq.com, और ये मेरा टेलीग्राम वार कोड है। इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।